बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ था और आज का टॉपिक है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम की डेफिनेशन दोबारा बताता चलो। मास एंड वेलोसिटी की प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं और इसका फार्मूला था, इस मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी के साथ और पी इक्वल टू एम पी होता है और इसका यूनिट था न्यूटन मीटर। आज हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ना है। द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन इंटरैक्टिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर दो या दो से ज़्यादा इंटरैक्टिंग बॉडीज़ का जो मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अगर किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर दो या दो से ज़्यादा बॉडीज अगर आप उसमें कोलाइड कर रही हो, कोलिजन हो रही हो, टकरा रही हो, तो उनका जो मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? An isolated system is group of interacting bodies on which no external force is acting। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो बॉडी आपस में टकरा रही होती हैं, कोलाइड कर रही होती हैं, उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। अच्छा, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ना है। तो कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फीयर्स ऑफ मास m1 एंड m2। ठीक है, हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर दो स्फीयर्स हैं जिनका मास m1 है और m2 है। They are moving in a straight line with initial velocity u1 and u2 respectively। ठीक है, और वो दो एक सेपरेट लाइन के अंदर मूव कर रही हैं स्फीयर्स। ठीक है, जो स्फीयर्स हैं मास m1 और m2 वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही हैं और मास m1 की वेलोसिटी u1 है एंड मास m2 की वेलोसिटी u2 है, सच दैट u1 इज ग्रेटर देन u2। और जो मास m1 है वो उसकी जो वेलोसिटी है वो मास 2 की वेलोसिटी से ग्रेटर देन है। Sphere of mass m1 approaches the sphere of mass m2 as they move। ठीक है, तो क्योंकि अब mass 1 की वेलोसिटी mass 2 से ज़्यादा है, इसीलिए वक्त के गुजरने के साथ साथ जो mass 1 होगा वो mass जैसे जब वो आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो mass 1 mass 2 को अप्रोच करेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम ऑफ mass m1, तो कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, मास और वेलोसिटी। अब मास 1 है तो उसकी जो वेलोसिटी इनिशियल u1 थी तो इसका मोमेंटम क्या होगा, m1 u1 होगा। सिमिलरली जो मास 2 है उसकी वेलोसिटी u2 थी तो इसका जो मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम वो होगा m2 u2। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, तो जो टोटल मोमेंटम होगा वो मास 1 का मोमेंटम प्लस मास 2 के मोमेंटम के बराबर होगा। तो मास 1 का मोमेंटम m1 u1 था और मास 2 का मोमेंटम m2 u2 था। आफ्टर सम टाइम मास m1 हिट m2 विद सम फोर्स। ठीक है, तो क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं जो मास 1 है वो मास उसकी जो वेलोसिटी है मास 1 की वेलोसिटी वो मास 2 से ज़्यादा है, तो वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो मास 2 तक अप्रोच कर लेता है और उसको जाके हिट करता है। ठीक है, जाके मतलब कोलिजन यहाँ पे टेक प्लेस होती है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन m2 exert an equal and opposite direction of force on m1। ठीक है, तो क्योंकि जब मास 1 मास 2 को अप्रोच करता है, उसको जाके हिट करता है, तो सेम फोर्स मास 2 मास 1 पे करता है। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये था, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, तो जितना भी एक्शन होता है उसके मुकाबले में उतना रिएक्शन भी उसकी बराबर ही होता है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। तो जितना मास 1 फोर्स लगाएगा मास 2 पे, तो मास 2 भी सेम फोर्स एक्सर्ट करेगा मास 1 पे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। अब क्योंकि अब उन्होंने फोर्स लगा दी, अब उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी, देन द वेलोसिटी बिकम v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली आफ्टर द कोलिजन। तो अब मास 1 की वेलोसिटी v1 हो जाएगी और मास 2 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2। ठीक है, फाइनल मोमेंटम ऑफ जो मास 1 है, अब क्योंकि मास 1 v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका मोमेंटम m1 v1 होगा, और सिमिलरली जो मास 2 है वो v2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो इसका मोमेंटम होगा m2 v2 होगा। अब जो टोटल मोमेंटम होगा आफ्टर द कोलिजन वो किसके बराबर होगा, मोमेंटम ऑफ मास 1 और मोमेंटम ऑफ मास 2 के m1 v1 प्लस m2 v2। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में क्या बोला था कि जो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम का वो कंजर्व रहता है, तो इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के, m1 u1 बराबर होगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज एन इंपॉर्टेंट एंड हैज़ वास्ट एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होती हैं। अब हम चेक करते हैं बाकी सिस्टम के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम होल्ड करता है या नहीं करता। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट, बिफोर फायरिंग द गन बोथ द गन एंड बुलेट आर एट रेस्ट। ठीक है, तो हमारे पास एक गन है और उसके अंदर बुलेट है, तो फायर करने से पहले दोनों की वेलोसिटी 0 थी, अब दोनों का मैस का बुलेट का भी मैस है कुछ ना कुछ, और वेलोसिटी जो गन है उसका भी कुछ ना कुछ मैस है, लेकिन फायर नहीं किया तो बुलेट भी रेस्ट पे है, गन भी रेस्ट पे है, तो जो उसका टोटल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, 0 होगा।
ठीक है। इन दोनों का मैच तो है लेकिन वेलोसिटी नहीं है, तो इस वजह से जो टोटल मोमेंटम होगा बिफोर द फायर, ठीक है, जब गन को फायर करने से पहले, तो वो क्या होगा, जीरो होगा। एज द गन इज फायर, तो जब गन को फायर किया जाता है, बुलेट शूट आउट द गन एंड एक्वायर्स द मोमेंटम, ठीक है। तो बुलेट क्या होता है, वो गन से निकलती है और वो कुछ ना कुछ मोमेंटम गेन करती है। टू कंजर्व द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम द गन रिक्वायर, ठीक है। तो अब हमने क्या बोला था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को हम देखना चाहते हैं, तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जो गन होगी वो रिक्वायर करेगी, यानी कि जब भी हम फायर करते हैं तो जो बुलेट होता है वो आगे की तरफ हरकत करते हैं, तो और गन क्या होता है, एक के पीछे की तरफ मूव करती है। टू कंजर्व द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम according to law of conservation of the momentum, the total momentum of the gun and bullet is zero after the gun is fired। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक जब हम बुलेट गन से फायर होगी तो तब भी जो टोटल सिस्टम जो मोमेंटम होगा सिस्टम का वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो आपने खुद अक्सर नोट किया होगा कि जब हम बुलेट को फायर करते हैं तो हमारा जो हैंड होता है वो जर्क लेता है, वो झटका लेता है, ठीक है। तो बुलेट आगे की तरफ मूव करती है और गन क्या होता है, वो थोड़ा पीछे की तरफ मूव करती है। Let m the mass of the bullet and v be the its velocity on firing the gun, ठीक है। अगर हम m जो बुलेट का मैस m था, ठीक है, और वो वेलोसिटी v के साथ मूव करें जब गन से फायर किया, m be the mass of the gun and v is the velocity with which it require, ठीक है। और जो कैपिटल m है वो मैस ऑफ द गन है और b उसके कैपिटल b उसकी वो वेलोसिटी है जब गन जर्क लेती है या जब गन पीछे की तरफ आती है। टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट आफ्टर द गन इज फायर्ड, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द गन होगा जब उसने फायर किया, वो क्या होगा, एम वी प्लस एम वी, ठीक, कैपिटल एम वी प्लस स्मॉल एम वी। कैपिटल एम किसका, गन का मैस है और उसकी वेलोसिटी है, और स्मॉल एम ये बुलेट की मैस है और वी उसका वेलोसिटी है। अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर द गन इज फायर्ड इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर द गन इज फायर्ड, ठीक है। तो जब गन फायर होने से पहले उसका जो मोमेंटम था और वो गन फायर होने के बाद उसका मोमेंटम होगा, वो टोटल आपस में इक्वल होंगे। तो फायर होने से पहले उसका मोमेंटम जीरो था, तो ये हो जाएगा एम वी प्लस एम वी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे हम एम वी को इस जो कैपिटल एम वी है उसको लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं और उस दूसरे को हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, यहाँ पे प्लस और वहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा हैंस। और अगर हम इसके गन की वेलोसिटी मालूम करना चाहें तो ये हो जाएगा माइनस एम स्मॉल एम डिवाइड पे कैपिटल एम और साथ में स्मॉल वी जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट होगी। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द वेलोसिटी ऑफ द गन इज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रूव भी हो गया, जो उसकी वेलोसिटी थी वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है गन बुलेट की वेलोसिटी के साथ। जो गन की वेलोसिटी है वो बुलेट की वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में है। रॉकेट एंड जेट इंजन आर आल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, ठीक है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हमने होल्ड होता हुआ देख गया कि जब गन फायर होती है, फायर होने से पहले उसका मोमेंटम जीरो था और फायर होने के बाद भी उसका जो मोमेंटम होता है वो भी उसका जीरो, ठीक है। रॉकेट एंड जेट इंजन आल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। जो रॉकेट और डिफरेंट रॉकेट्स हैं, मिसाइल जो तैयार हैं, वो भी इसी उसूल पे काम करते हैं। इन दिस मशीन हॉट गैसेज प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ द फ्यूल रश आउट विद लार्ज मोमेंटम। तो इस मशीन के अंदर क्या होता है कि जो बर्निंग फ्यूल की वजह से वो मिसाइल से वो एग्जॉस्ट होती हैं या बाहर की तरफ आती हैं एंड मशीन गेन एन इक्वल अपोजिट मोमेंटम। और इसके मुकाबले मशीन क्या होती है, वो उनके अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम गेन करती है। दिस एनेबल्स देम टू मूव विद वेरी हाई वेलोसिटी। और ये उन्हें इस काबिल बनाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर सकें।